Start with collision today. So we can classify collision in various ways, like on the basis of अगर डायरेक्शन दो हिस्से में उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है on the basis of direction, one dimensionally on the basis of direction. ठीक है. जैसे कि अगर कोई बॉडी मतलब वन डायमेंशनली मूव कर रहा है तो हम उसको कहते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन, वन डी कॉलिजन कह सकते हैं, और कभी कभी उसको हेड ऑन कॉलिजन भी कहते हैं. और कभी कभी बॉडी टू डायमेंशनली कोलाइड करता है, मतलब एक बॉडी एक्स पे जा रहा था और एक वाई पे. सो वी कैन आल्सो से टू डायमेंशनल कॉलिजन, और उसको ओब्लिक कॉलिजन भी कहते हैं. बॉडी एक्स में जा रहा था, वाई में जा रहा था, फिर दोनों कोलाइड किए. ठीक है. और द कॉलिजन इन विच पार्टिकल्स मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर. मान के चलो ये जो मैं वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, एक बॉडी इस तरफ जा रहा था, दूसरा बॉडी सेम डायरेक्शन पे जा रहा था, फिर जस्ट अ मिनट, फिर क्या हुआ ना, उनका कोलाइड हुआ. कोलाइड होने के बाद भी वो एक डायरेक्शन पे मूव करने लगे. राइट, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल कोलिजन. ठीक है. बट ओब्लिक कोलिजन क्या है? अगर कोई भी बॉडी मान के चलो इस तरह जा रहा था और फिर दूसरा बॉडी इस तरह जा रहा था, एक लाइन पे पहले से सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, फिर कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद मान के चलो एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगा और दूसरा इस डायरेक्शन में मूव करने लगा. राइट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायमेंशन पे वो जाने लगे. सो दैट इज नोन एज टू डायमेंशनल कोलिजन. राइट. और एक चीज है जिसके दौरान हम कोलिजन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. राइट, on the basis of kinetic energy. ठीक है स्टूडेंट, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं देखते हैं. सेकेंड टाइप पर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कोलिजन को किसने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. जस्ट राइट, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. एक है नंबर वन इलास्टिक कोलिजन. थोड़ा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ इलास्टिक कोलिजन क्या होता है. फिर दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन, करेक्ट. फिर तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक. राइट, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना. ठीक है. नहीं स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन मतलब एक छोटा सा चीज बताता हूँ. मान के चलो ये ग्राउंड में था बॉडी, मैंने इस हाइट से एक बॉडी को फ्री फॉल करवाया, लेट एम, और वो कुछ यहाँ पर आया, टकराया. राइट, टकराने के बाद मान के चलो बॉडी फिर उसी हाइट पे चला गया स्टूडेंट्स. तो मतलब जो एमजीएस था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो काइनेटिक एनर्जी जाके एमजीएस पे पहुंच गया. जिस लेवल से मैंने टकराया था उस लेवल तक आ गया. तो मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुआ क्या लिटरली. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. तो इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब है कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम. राइट, कोलिजन से पहले कितना था और कोलिजन के बाद कितना हो रहा है, अगर दोनों इक्वल हो जा रहा है देन दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन. राइट, इलास्टिक कोलिजन के नीचे लिख सकते हो a collision is said to be elastic. A collision is said to be elastic if total energy before and after collision, if total energy before and after collision remains the same. करेक्ट, इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन. ठीक है स्टूडेंट्स. इफ काइनेटिक एनर्जी डजंट रिमेन सेम तो क्या कहेंगे, इनइलास्टिक. लेट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, inelastic collision. Right, then perfectly inelastic collision. yes sir. perfectly inelastic collision मतलब पार्टिकल्स कोलिजन के बाद टकरा मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से. राइट,
इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब इस पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। मान के चलो मैंने यहाँ से एक बॉडी को फ्री फॉल करवाया और वो ग्राउंड, आटा का गोला सोचो, आटा का गोला मैंने एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर से नीचे फ्री फॉल करवाया, वो आके यहाँ पर चिपक गया, राइट। पार्टिकल्स गेट स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, फिर वो सेपरेट ही नहीं होता है क्योंकि एनर्जी कुछ बचता ही नहीं, पूरा एनर्जी चला जाता है कोलिजन पे, वेस्ट हो जाता है, राइट। सो पार्टिकल्स गेट स्टिक्ड, just to make you acquainted with the terms of collision, ये theories थोड़ा बता रहा हूँ। Particles get sticked together after collision, right, is called inelastic collision, is called perfectly inelastic collision। सिर्फ inelastic नहीं, is called perfectly, right, is called perfectly inelastic collision। Just note it, students। फ्रेंड्स और एक टर्म के साथ अक्वेंटेड होना बहुत जरूरी है कॉलिजन पे, जो कि हर जगह पे आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस पे। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, TUTION, उसको ई के जरिए डिनोट करते हैं, ठीक है। ई क्या होता है स्टूडेंट्स, मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉडी, इसका मास m1 है, राइट, और ये u1 स्पीड में जा रहा है, राइट, और उसके आगे आगे क्या हो रहा है, और एक बॉडी जिसका मास m2 है वो u2 में जा रहा है, एंड दिस इज ऑल अबाउट बिफोर कॉलिजन, है ना, दिस इज ऑल अबाउट बिफोर कॉलिजन। फिर एक पार्टीशन, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे वो दोनों ने टकराए, राइट, कॉलिजन हुआ, फिर कॉलिजन होने के बाद मास तो चेंज नहीं होता है, ये वेलोसिटी v1 हो गया और इसका मास m2 था, वेलोसिटी v2 हो गया, दैट इज आफ्टर कॉलिजन, राइट। यस और नो स्टूडेंट्स। तो मतलब एक दूसरे को ये कितने स्पीड में अप्रोच कर रहे हैं कॉलिजन के बाद, v1 और v2 एक दूसरे को कितने में अप्रोच कर रहे हैं, v2 माइनस v1। कॉलिजन से पहले कितने में अप्रोच कर रहे थे, तो इतना कुछ चीज ना देके वो डायरेक्टली एक टर्म में उसको डिफाइन कर सकता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर फार्मूला यू राइट E इज इक्वल टू relative velocity of separation, right, relative velocity of separation after approach, approach separation after collision by relative velocity of approach before collision, by relative velocity of approach before collision। बिफोर कॉलिजन से पहले कितने वेलोसिटी में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, आफ्टर में v2 माइनस v1, सेकेंड में u1 माइनस u2, राइट, है ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं। और ये जो कोएफिशिएंट relative velocity of approach before collision, है ना, understood students। सर वो U2 and U1 ये u1 है, ये u2 है, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव ले लेंगे उसको, उस पे कोई नहीं, u1 माइनस u2, u2 माइनस u1 देख के लेंगे क्या ग्रेटर है क्या स्मॉलर, राइट। चलो और स्टूडेंट्स ये जो है here the coefficient of restitution is always greater than 0 and less than equal to 1, ठीक है। और इसके अगर मैं इलास्टिक की और मतलब इलास्टिक और इनलास्टिक टर्म में बोलूं तो हमेशा याद रखो, अगर कहीं पे आपने निकाल दिए v2 माइनस v1 u2 माइनस u1 करके, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तब बोलेंगे तो दोनों इक्वल हो रहा है, राइट। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट्स E is equal to 1, राइट, है ना।
and for perfectly inelastic collision, for inelastic collision, yes sir, no, E is equal to 1, ठीक है ना? And for inelastic collision, sorry students, inelastic में क्या हुआ? For inelastic collision is less than 1, right? And जो perfectly inelastic पढ़ रहे थे, right? For perfectly inelastic collision, E is equal to 0, right? है ना? ठीक है students? Sir, sir, elastic collision or perfectly elastic collision? Perfectly inelastic, पहला वाला elastic collision, और ये एक elastic कट कर दो, right? You cut this one elastic. This is for perfectly elastic collision. E is equal to 1, और perfectly inelastic के लिए E is less than 1, and inelastic के लिए E is less than 1, and perfectly inelastic के लिए E is equal to 0, right? तो अगर कहीं से आपको V1, V2 और E1, E2 का वैल्यू पता है, तो आप वहीं से पता लगा सकते हो कि ये जो कॉलिजन हो रहा है, ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है ना स्टूडेंट्स? क्लियर है? नो? Yes. चलो स्टूडेंट्स, right, for collision, next, right, for collision with a wall, in which coefficient of restriction is E, in which coefficient of restitution is E, है ना? उसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, लेट इनिशियल वेलोसिटी जो u था बॉडी का, वो u है, राइट? और वो जाके, मतलब वाल तो रेस्ट पे है ना, यहाँ पर एक वाल लिया हमने, वाल रेस्ट पे है, राइट? तो वाल इज एट रेस्ट, है कि नहीं? और यहाँ से एक बॉडी u स्पीड में जा रहा है, मास जो भी है u स्पीड में जा रहा है, और ये u इज इक्वल टू 0 यहाँ पर वाल की रेस्ट पे है वो, राइट? सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम पुट करेंगे तो यू कैन सी हियर v1, मतलब इसको टकराने के बाद जो वेलोसिटी इसका आता है, क्या होता है? कुछ वेलोसिटी रहता है, दैट इज v1, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो यू कैन सी हियर कि v is going to be e minus e of u, right? And v2 is going to be 0, क्योंकि टकराने के बाद वाल तो नहीं मूव करता है ना, कॉलिजन के बाद वाल तो रेस्ट पे रहता है ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तो इसलिए आफ्टर कॉलिजन इसका वाल का कितना हो जाता है? v1 0, v2 0। और पहले भी ऐसे भी, मतलब वो u2 भी उसका 0 था, क्योंकि वाल रेस्ट पे था, वाल इज एट रेस्ट, बस ये जा रहा था u में और लौट रहा है v2 में, मान के चलो, सॉरी v1 में लौट रहा है, सो v1 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, है कि नहीं? v2 0 है, ये है, समझ पे आ रहा है? Yes. और u2 and v2 are the initial and final velocity of the wall. u2 is the initial velocity of the wall and v2 is the final velocity of the wall, है कि नहीं? और दोनों रेस्ट पे है, getting it students? Yes. Just note it. All understood? Okay students, just see, 1D collision से शुरू करते हैं, फिर 2D collision पे जाएंगे, राइट? स्टूडेंट्स, राइट, 1D, और मतलब 1D का इलास्टिक कॉलिजन के साथ हम अभी डील करेंगे, राइट? गिव हेडिंग 1D इलास्टिक कॉलिजन, नाउ गिव हेडिंग 1D इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है? मैंने बताया था कि सारे क्लासेस के बाद सब नोट्स भेजना, कोई भी नहीं भेज रहा है। 1D इलास्टिक कॉलिजन, राइट स्टूडेंट्स? मतलब ये है कि ये पहले एक मतलब मास m1 था, u1 स्पीड पे जा रहा था, और उसके आगे आगे और एक बॉडी जिसका मास m2 है, वो u2 स्पीड में जा रहा था। इस पॉइंट पे उनका कॉलिजन हुआ, राइट? और कॉलिजन होने के बाद उस बॉडी ने मास m1 जो था v1 स्पीड पे चला गया, और ये जो बॉडी m2 था उसने कितने स्पीड पे जा रहा है? v2 स्पीड में जा रहा है। गेटिंग स्टूडेंट्स?
है कि नहीं? तो इक्वेशन टू बी यूज्ड, इस तरह में क्या क्या इक्वेशन हम यूज करेंगे, राइट? इक्वेशंस टू बी यूज्ड, इक्वेशन टू बी यूज्ड आर, करेक्ट, नंबर 1, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैं बताया था, मैंने एक्शन रिएक्शन की कंपोनेंट में बताया था कि नहीं? मोमेंटम बिफोर yes sir, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये क्लास 9 पे भी आप पढ़े हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अगर मोमेंटम की बात करें तो इस तरह लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, जस्ट राइट। ये सारे फॉर्मूला एक एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, हम देखेंगे, ठीक है? अगर स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैंने बताया था इलास्टिक में और क्या होता है, हमने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बताए थे कि नहीं? Yes. राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना स्टूडेंट्स? सो दैट इज हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉलिजन के बाद हाफ m1v1 स्क्वायर, राइट, प्लस इसके बाद हाफ m2v2 स्क्वायर, ये सब नो, ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? We can also write this formula, correct? yes और इलास्टिक, स्टूडेंट इलास्टिक कॉलिजन मतलब E क्या होगा, 1 होगा ना? So that means V2 minus V1 is equal to how much? U1 minus U2 ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग और नॉट स्टूडेंट्स? अच्छा, मुझे देखो एक चीज यहाँ से मिला, m1 plus u1 is equal to m2 u2, यहाँ से एक इक्वेशन मिला, यहाँ से m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इसको मिला। अब फॉलो कर सकते हो आप रेफर करके। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ स्टूडेंट, सॉल्विंग एनी टू, कोई भी एक दिश, मतलब यहाँ पर हमें मिल गया ना, e is equal to क्या मिला हमें, v2 minus v1 is equal to u1 minus u2, राइट? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v2 minus v1 is equal to u1 minus u2, किसी एक को लेके दूसरे इक्वेशन में पुट करो, राइट? तो solving any two equation, just remember the formula, solving any two equation, you can get student, जो हमें याद रखना होगा आपको, v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 whole into u1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 whole into u2, करेक्ट? ये एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा, याद रह जाएगा कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है? फिर दूसरा v2, मतलब हमें सिर्फ u1 u2 दिया जाएगा, मास दिया जाएगा, हम कैसे डायरेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कैसे निकाल सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हमेशा ये जरूरी नहीं कि आप m1 निकालो u1 निकालो, राइट? स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ना? yes then m2 minus m1 by m1 plus m2 whole into u2 plus 2m1 divided by m2 plus m1 whole into u1, correct? just note these two formulas students, v1 v2 के लिए ये दो formulas याद करो, मतलब you remember these two formulas, ठीक है? खत्म करते हैं, आज हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे, कल देखेंगे फिर इलास्टिक के बारे में, पहले पूरा थ्योरी को कवर कर लेते हैं फिर देखेंगे, राइट? तो स्टूडेंट इसके बाद मैं कुछ स्पेशल केसेस बताता हूँ आपको, इसका क्वेश्चन तो एक जैसा नहीं आएगा ना, हम इतना कुछ स्पेशल केसेस के साथ सारे क्वेश्चन को अलग अलग कर देते हैं। इसको हम v1 और v2 में पुट करेंगे स्टूडेंट। excuse me sir, हाँ से sir in v2 it will be m2 minus m1 by m1 plus m2 into u1 na, for u2 Sir, tick proof करना बे sir. just a minute student, see some special cases we'll deal with student, let जो नंबर 1 पे लेट्स जो दो बॉडी कोलाइड कर रहा है ना, उसका मास इक्वल है m2 m is equal to m, लेट्स से, तो देन v1 क्या हो सकता है, u2 हो सकता है, देन v2 क्या हो सकता है, u1 हो जाएगा, राइट? इंटरचेंज हो जाएगा, आप m1 m2 के जगह में इक्वल करके डाल दो, ये वाला तो जीरो हो गया ना,
यहाँ पर ये भी 0 हो गया ना, और ये 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, देखना। और सेकंड इक्वेशन में ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, v2 इज इक्वल टू u1 है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, राइट? यस सर नो स्टूडेंट्स? Yes. जब मास इक्वल लेंगे तो v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा, आप डाल के देख सकते हो, एंड v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। तो ये क्या है? वेलोसिटी आर इंटरचेंज्ड। क्या हो गया? वेलोसिटी आर इंटरचेंज्ड, करेक्ट स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा केस है जहां पर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। जस्ट रिमेंबर, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस, करेक्ट? यस सर नो स्टूडेंट्स? और सेकंड पॉइंट पे एक दूसरा स्पेशल केस लेते हैं स्टूडेंट्स। मान के चलो m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, मतलब यहाँ पर मान के चलो एक ट्रक खड़ा है, ठीक है? एक ट्रक जा रहा था और पीछे से एक छोटा सा बल्ब आके स्ट्राइक किया, तो बल्ब बहुत ज्यादा है ना, मतलब ट्रक का मास बहुत ज्यादा है ना स्टूडेंट्स, बल्ब के रेफरेंस में। ये सर नो? एलिफेंट इज स्टैंडिंग, मैंने एक बल्ब को क्लिक किया, राइट? तो यहाँ पर क्या सकते हो आप, नेग्लेक्ट कर सकते हो किसको? m1 को m2 के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और m2 क्या थे, मतलब बहुत ग्रेटर था, एंड ये रेस्ट पे था, ट्रक वाज एट रेस्ट। समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? एक ट्रक खड़ा था, एक साइकिल ने जाके उसको टकराया, बहुत हैवी मास जो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था मतलब u2 कितना है स्टूडेंट्स? 0 है ना, और यहाँ पर ये कुछ u1 में मूव कर रहा था पहला बॉडी, राइट? गेटिंग नॉट स्टूडेंट? Yes, sir. Yes. जब मैग्नीट्यूड डालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, v1 इज इक्वल टू माइनस u1 आ जाएगा, और v2 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका ये मतलब है जितनी वेलोसिटी में मतलब बल्ब या साइकिल जाके ट्रक को टकराएगा, तो उतनी वेलोसिटी में फिर वो वापस उतनी स्पीड में आ जाएगा, और ट्रक की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। यस सर नो? heavy particles remains at rest, lighter one reflect back with the same speed. Yes sir no students? Yes, sir. तो इसका क्या कंक्लूजन हम ले सकते हैं? राइट, heavy particles remains at rest, heavy particles remains at rest, lighter one reflected back with same speed. एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये जो हेवियर पार्टिकल है सर, हम इसको वॉल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं ना? मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर होता है यहाँ पर, वहां पर काइनेटिक एनर्जी, और इस केस पे मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर होता है पार्टिकल के बीच में, राइट? जस्ट नोट इट स्टूडेंट्स, दोनों केस को नोट करो थोड़ा, फिर हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे। केस 3 पे मान के चलो, मतलब m1 इज वेरी वेरी, मतलब साइकिल खड़ा था, उसको ट्रक ने आके टकराया, राइट स्टूडेंट्स? समझ पे आ रहा है ना? मतलब वेरी हेवी Yes. पार्टिकल, वेरी लाइट पार्टिकल एट रेस्ट, इसका मतलब ये है वेरी हेवी पार्टिकल collides with very heavy particle collides with a comparatively very light particle at rest, comparatively very light particle at rest, है ना स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? तो इसका ये मतलब है कि ये एक पार्टिकल था m1 जो u1 स्पीड में जा रहा था, राइट? दिस इज m2, u2 इज इक्वल टू 0 स्पीड में जा रहा था, सो v1 इज इक्वल टू u1 एंड v2 इज इक्वल टू 2u1। ये हो जाएगा जब हम वैल्यू पुट करेंगे। मतलब हैवी पार्टिकल जो है ना, मतलब जो ट्रक जा रहा था, साइकिल खड़ा था, राइट? ट्रक ने साइकिल को धक्का लगाया, साइकिल रेस्ट पे था, तो हैवी पार्टिकल जो है, ट्रक जो है, वो उतने स्पीड में मूव करता रहेगा, राइट? और लाइटर पार्टिकल क्या है? सेम डायरेक्शन में डबल, मतलब साइकिल डबल स्पीड में, मतलब
थ्रो होके आगे जाके गिरेगा, राइट? pushed in the same direction with double the push of the initial speed of the heavier particle. तो इसका comment ये लिख सकते हैं हाँ, heavy particle, just write heavy particle continues to move in the same direction, continues to move in the same direction correct? Yes or no? With the same speed. But the lighter one is pushed in the same direction with the double the initial speed of the heavier particle, right? Right, but the lighter one, लिखते रहो, but the lighter one is pushed. Shubham, writing or not? But the lighter one is pushed in the same direction. Lighter one is pushed in the same direction with double the initial speed of the heavier particle. With double the speed of heavier particle. Sir, speed or initial speed? A speed or initial speed? हेवियर पार्टिकल की जो स्पीड था उसकी डबल स्पीड में चला जाएगा, राइट? ट्रक का वेलोसिटी जितना था, ट्रक मान के 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, तो वो 40 मीटर पर सेकंड पे जाके कुछ दूर में गिरेगा, राइट? यस और नो? स्टूडेंट कुछ केसेस ऐसा है, सो मान के चलो यहाँ पर मास m है, राइट? u स्पीड में जा रहा था, ठीक है। दूसरा और एक पार्टिकल है जिसका मास मतलब n टाइम्स ऑफ द मास m है और वो रेस्ट पे है, राइट? है ना स्टूडेंट्स? मतलब यहाँ पर ऐसा है कि m2, ये m2 है ना, मान के चलो, सो m2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m, ऐसा क्वेश्चन पे दिया हुआ है, राइट? और m1 का जो मास है, ये जो m1 है इसका मास मान के चलो m है, राइट स्टूडेंट? और ये जो u2 है, u1 जो है वो u है, u स्पीड में जा रहा है बॉडी, गेटिंग ना स्टूडेंट्स? और ये रेस्ट पे था, मतलब u2 इज इक्वल टू 0, है ना? ये जाके जब उसको टकराएगा आफ्टर कॉलिजन क्या होगा सिचुएशन? सो उसका वेलोसिटी हो जाएगा पहला बॉडी का 1 माइनस n बाय 1 प्लस n, इसको डिराइव करके हम निकाल सकते हैं इनटू u, और v2 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ u बाय 1 प्लस n, राइट? जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। ये सारे हम डिराइव करके निकाल सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 और हाफ काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एक दोनों इक्वेशन लेके हम कर सकते हैं, राइट? और स्टूडेंट यहाँ पर इस केस पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था पार्टिकल का? हाफ m स्क्वायर ना स्टूडेंट्स? दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, यस और नो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, करेक्ट? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? The final kinetic energy will be, right, that will be half of m into v2 का स्क्वायर, राइट? और v2 कितना आया हमारा? सॉरी v1 का स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी कॉलिजन के बाद कितना हो गया? 1 माइनस n बाय 1 प्लस n into n ना स्टूडेंट्स? Yes. तो 1 माइनस n बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर ले लो, u स्क्वायर ले लो, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, करेक्ट? है कि नहीं स्टूडेंट्स? और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल का 1 लिख दो, सेकंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा? v2 कितना है? 2u बाय 1 प्लस n ना स्टूडेंट्स, यहाँ से हम निकाले, तो हाफ इंटू nm इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4u स्क्वायर बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। मतलब इसीलिए सारे फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ, तो ताकि जब एग्जाम पे ये आएगा ना, तो हम ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा इसको निकाल के, इस तरह की क्वेश्चंस दिखे, मतलब ये सारे फॉर्मूलाज पहले दिमाग में रखे होंगे और वहां पर थोड़ा डिराइव करेंगे 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेके, राइट?
सारे फॉर्मूला में डालना है और तुरंत क्वेश्चन को अग्रेसिवली आगे बढ़ाना है, राइट? है कि नहीं? ये याद रखने के साथ वो क्वेश्चन पे क्या देता है कि इस केस पे फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, उसने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल बॉडी, कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ। तो दोनों का जब रेशियो निकाल लेंगे Fe2 का जब रेशियो निकाल देंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा 4n बाय 1 प्लस n का स्क्वायर, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के 5 टाइम्स है। स्टूडेंट्स गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? वो दिया हुआ है वन बॉडी इज हैविंग मास ऑफ अनदर बॉडी इज 5 टाइम्स दे दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट n के दौरान और कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं दिया है ना क्वेश्चन पे। नो उस तरह की उसने क्वेश्चन दे दिया कि एक बॉडी एक है यहाँ पर मास m, राइट, और एक बॉडी है जिसका मास है 5m, है कि नहीं? इतना दिया है क्वेश्चन पे। ये रेस्ट पे है, ये बॉडी जाके उसको टकराने के बाद व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, मतलब इनिशियल कितना था और सेकंड इसको कितना एनर्जी चला गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसको किससे ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी 1 से बॉडी 2 को ट्रांसफर हो रहा है, राइट? पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, बट कॉलिजन के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सेकंड बॉडी, राइट? और इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी लिया रखा था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी, गेटिंग और नॉट? जब उसका रेशियो निकालेंगे तो फाइनली कितना आ रहा है 4n बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर, अगर 5 है तो 4 into 5 बाय 1 प्लस 5 का स्क्वायर, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? यस So that Yes, is sir. into n is 5 by 1 plus 5 का होल स्क्वायर। तो थोड़ी ना हम एग्जाम पे वहां पर 20 by 36, राइट, है कि नहीं? दिस इज द परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछा तो इनटू 100 कर देंगे। थोड़ी ना हम एग्जाम पे एक एक करके डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला पहले से दिमाग पे है, उसको डायरेक्टली पुट कर दिए, गेटिंग ना? गेटिंग Yes, sir. Yes. ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट पे उसने पूछा है, राइट, इन द सेकंड पॉइंट ही हैज आस्क्ड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब इतना ट्रांसफर हो गया तो बचा कितना स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड पूछा है, क्या पूछा है स्टूडेंट्स? रिटेन्ड मतलब कितना बच गया, है कि नहीं? मतलब कितना बचा, इसने इतना एनर्जी लेके जा रहा था, राइट, इसको इसने दे दिया इतना, बाकी बचा कितना, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कॉलिजन, है कि नहीं? यहाँ पर हम निकाले ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हमने निकाले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हमने निकाले आफ्टर कॉलिजन और नॉट? यस Yes, sir. तो मतलब इतना हमने दिए इनिशियल में, मतलब इतना दिया हमने, और ये जो इतना बॉडी ले गया सेकंड बॉडी, तो पहला बॉडी में कितना बचा, इतना बचा ना स्टूडेंट्स, KF1, राइट और नॉट? तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सेकंड बॉडी, कितना था और कितना रहा, उसको डिवाइड करने से आ गया 1 माइनस n बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट आप डायरेक्टली वहां से भी निकाल सकते हो 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। अगर ये निकाल दिया ना आपने तो 1 माइनस 20/36 आप कर सकते हो, राइट? दैट इज 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, है कि नहीं? थोड़ा उसकी डेरिवेशंस देखो स्टूडेंट्स, और सारे नोट्स अपडेट करो, और लास्ट क्लास मुझे पूछो ये सब, राइट? नेक्स्ट क्लास हम 1D इलास्टिक कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, और 1D खत्म करने के बाद हम 2D पे जाएंगे, राइट? और एक Yes, sir. क्लास लगेगा, राइट? विल टेक दिस वीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर में इसको खत्म करेंगे, राइट? फिर मंडे से Yes, sir. तो दिस वाज टुडे स्टूडेंट्स।